हेलो नमस्ते एस्लिन्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम प्रकाशिकी के बचे हुए टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक लंबी यूनिट है तो हमें आराम से 3 से 4 सेशन लगेंगे इसे कंप्लीट करने में, और काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। मार्किंग इसकी अच्छी है, मतलब क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे हमें डिटेल में करना थोड़ा सा जरूरी यहाँ हो जाता है। वैसे भी बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। तो यहाँ हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया था, परावर्तन के नियम हमने देखे थे, समतल दर्पण गोलीय दर्पण के बारे में हिंट हमने लिया था, प्रतिबिंब और उसके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था, और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है वो एक समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उसके अभिलक्षण क्या रहते हैं। तो एक बिंदु वस्तु का समतल दर्पण है, यहाँ पर ये जो है ना हमारी वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है एल पर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, वैसे प्रीवियस क्लास में मैंने करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल करा देती हूँ कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु की आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होगी वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। अगर जो वस्तु है प्रतिबिंब से डी दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी जो होगा, बिंब अगर दर्पण से डी दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से डी दूरी पर होगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा है? आभासी, सीधा तथा पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित है। पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित का मतलब क्या है कि भाई अगर जब मैं कांच के सामने खड़ी होती हूँ और मैं अपना सीधा हाथ ऊपर करती हूँ तो दर्पण में क्या दिखता है? दर्पण में मेरा बायां हाथ उल्टा ऊपर खड़ा हुआ दिखता है। तो जो पार्श्व व्युत्क्रमित से क्या मतलब है कि जो हमारी राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में आ जाती है, और लेफ्ट हैंड या फिर बाईं तरफ जो चीजें होती है वो मिरर में राइट की तरफ आ जाती है, तो वो हमारा पार्श्व व्युत्क्रमित होता है। समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। यदि वस्तु को दर्पण की ओर या दर्पण से दूर ए दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से ए दूरी तक विस्थापित होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लो कि ये मेरा दर्पण है, इस दर्पण को इस दर्पण से आगे मान लो पहले वस्तु यहाँ पड़ी थी, अब इस वस्तु को उठा करके मैं दर्पण से ए दूरी पर रख देती हूँ। इस वस्तु को उठा करके मैं दर्पण से ए दूरी पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब है, यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के पीछे ए दूरी पर ही बनेगा। आई फॉर इमेज है ना। अगर मैं दर्पण को उठा करके अगर मैं वस्तु को उठा करके दर्पण से ए दूरी पर रख देती हूँ तो जो मेरा प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से ए दूरी पर ही बनता है। यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर ए दूरी तक विस्थापित होती है तो प्रतिबिंब जो है 2a दूरी तक विस्थापित होता है। यदि दर्पण आप दर्पण को मूव कर रहे हो, यहाँ पर आपने वस्तु को मूव करा था, यहाँ पर आपने वस्तु को गति कराई थी, वस्तु को आगे पीछे किया था। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप दर्पण को गति करा रहे हो। तो यहाँ पर मान लो कि मेरी कोई वस्तु है ओ, ये मेरा दर्पण है। अगर मैं इस दर्पण को वस्तु से दूर ले जाती हूँ या फिर वस्तु के पास में ले आती हूँ, कितनी ए दूरी पे, तो यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब है वो 2a दूरी तक विस्थापित होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो बिंब की प्रतिबिंब के सापेक्ष हो रही है। तो यहाँ पर सापेक्षता के रिस्पेक्ट में इसने बताया है कि अगर आप वस्तु को दर्पण को फिक्स कर दिया, वस्तु को ए दूरी तक विस्थापित कर रहे हो तो प्रतिबिंब भी ए दूरी तक विस्थापित होगा। अब क्या कर रही हूं मैं? अब मैंने आपकी वस्तु को फिक्स कर दिया है और दर्पण को विस्थापित कर रही हूं। तो अगर मैं वस्तु को फिक्स रख करके दर्पण को ए दूरी तक ले जाती हूं तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितनी दूर चला जाएगा? 2a दूरी पर चला जाएगा। भाई ए दूरी तो वस्तु और दर्पण के बीच की, और ए दूरी किसके बीच की? दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की। तो वस्तु से प्रतिबिंब की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि अगर आप दर्पण को फिक्स रख करके वस्तु को मूव कर रहे हो ए दूरी तक तो प्रतिबिंब भी ए दूरी तक विस्थापित हो जाएगा। यदि आपने वस्तु को फिक्स रख के दर्पण को ए दूरी तक विस्थापित किया है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की सापेक्ष 2a दूरी तक विस्थापित होगा। यदि दो दर्पण कोण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या
एन होती है, और इस एन को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है मैंने आपको कल ही बता दिया था, एन बटा तो सॉरी एन बराबर 360 बटा थीटा। अब जो उसका मान है एन का, अगर आपका सम होता है तो आपको एन माइनस वन करके वैल्यू निकाल देनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एन का जो मान है वो विषम आ रहा है, अगर वस्तु आपकी सममित रूप से रखी हुई है तो आपको अलग सूत्र रखना है, और एन और जो आपका अगर वस्तु असममित रूप से रखी हुई है तो आपको फिर एन माइनस वन और एन के बीच में से एक चीज मैंने आपको बताई थी जहां पर आपको उसे डिस्कस करना है। अभी फिर से बता देती हूँ मैं, भले वापस मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था। यहाँ हम लिख लेते हैं कि अगर आपके कोई जो भी कोण है, अगर वो दो दर्पण अगर थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालोगे, 360 बटा थीटा। अब यहाँ पर आपके केसेस क्या बनेंगे, यहाँ पर आपके केसेस बनेंगे कि या तो एन का मान सम आएगा, है ना, सम रूप से रखी हुई है वस्तु, और सम्मित और असम्मित इसके लिए एक ही मान आएगा। सम्मित रखो वस्तु को या असम्मित रखो तो इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर n का मान आपका सम आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, n माइनस वन जो है आपके प्रतिबिंब की संख्या होगी। अगर आपका मान विषम आ रहा है ना, अगर आपका मान विषम आ रहा है तो विषम मान के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ पर n का मान विषम आता है तो इसमें आपके दो केस बनेंगे। अब जो आपने वस्तु रख रखी है वो सम्मित रूप से रख रखी है या असम्मित रूप से रख रखी है, बताया था ना कल मैंने। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है फिर वो कल का लेक्चर देखना। तो यहाँ पर अगर हम सम्मित रूप से वस्तु को रखा हुआ है तो आपके बनने वाले प्रतिबिंब का जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, n माइनस वन। मतलब आपने n का मान देखा, n का मान आ रहा है जैसे मान लो 5, है ना, तो ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब आप देखो वस्तु को किस प्रकार रख रखा है, क्या वस्तु को सम्मित कैसा होगा, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, इधर अगर आपका 36 डिग्री का कोण है तो इधर भी 36 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर आपने वस्तु को सम्मित रूप से रख रखा है कि भाई नीचे वाले दर्पण और ऊपर वाले दर्पण, दोनों दर्पण के सापेक्ष बराबर थीटा, मतलब बराबर कोण की दूरी पर वो रखी हुई है, तो आप क्या ले लोगे, तो आपके जो बनने वाले प्रतिबिंब का मान होगा वो कितना हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। और अगर आपका मान विषम आ रहा है और आपने वस्तु को असम्मित रूप से रखा हुआ है, जैसे मान लो कि इधर तो 50 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर 22 डिग्री का कोण बन रहा है और ये आपकी वस्तु है, तो वस्तु क्या है, M2 मिरर के सापेक्ष ज्यादा झुकी हुई है, M2 मिरर के पास में ज्यादा है और M1 मिरर के पास में कम है ना, दूरी कम है। तो यहाँ पर जो वस्तु है असम्मित रूप से रखी हुई है, तो अगर आपने वस्तु को असम्मित रूप से रखा हुआ है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n ही हो जाएगी। होप सो ये क्लियर है। कल के लेक्चर में ये वाली चीज मैंने आपको बता दी थी। आगे चलते हैं, ये तो हमने कल पढ़ लिया था, फिर भी मैंने रिकॉल करा दिया है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लो कि किसी व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो h है, तो उसको कितने ऊंचाई वाला दर्पण चाहिए होगा कि वो अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो यदि किसी वस्तु की या फिर किसी व्यक्ति की ऊंचाई h मीटर है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 हाइट का दर्पण की आवश्यकता होगी। अगर मान लो कि मेरी हाइट कितनी है, 6 तो नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, अगर मान लो कि मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट है, तो वस्तु मुझे अगर अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो मुझे कम से कम 3 फीट हाइट का दर्पण तो चाहिए ही होगा, तभी मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाऊंगी। अब इसमें एक कंडीशन दूरी वगैरह भी मैटर करती है कि आप कितने दूर दर्पण से खड़े हो, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर h मीटर ऊंचाई वाला कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाह रहा है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो दर्पण की ऊंचाई h/2 मीटर होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण तो होना ही चाहिए, यही लिखा है, आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या है दोनों अनंत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान रखना है, पूछ लेगा सीधा सीधा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, और जो समतल दूरी की क्षमता है, क्षमता क्या मतलब क्या है कि आने वाली प्रकाश किरणों को वो एक जगह पर अभिसरित कर रहा है, इकट्ठा कर पा रहा है या फिर फैला रहा है, तो ये दोनों ही काम नहीं करता। इसलिए जो हमारा समतल दर्पण है उसकी जो क्षमता है वो कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है।
जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो आपतित और परावर्तित किरण दोनों के बीच जो कोण है वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका दर्पण है और अभिलंब क्या होती है? सतह से 90 डिग्री के कोण पर हमारी अभिलंब होती है। अब अगर जो हमारी प्रकाश किरण है वो खुद ही सरफेस के, वो खुद ही सतह के लंबवत आ रही है तो लंबवत ही लौट जाएगी। और आपतन कोण क्या था? आपतन कोण था अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हमने क्या बोला था? आपतन कोण बोला था। कि आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है? वो आपका आपतन कोण है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? अभिलंब के ऊपर ही आपतित किरण आ गई, ये आपकी अभिलंब और इसी के ऊपर ही आपतित किरण आ गई, तो कोण कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में शून्य। और जो हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम है वो क्या कहता है? एंगल आई बराबर एंगल आर। जो हमारा आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर है। अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 है। और दिख भी तो रहा है ना भाई, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से जा रही है। तो अभिलंब और जो परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरण है उसके बीच में भी कोण शून्य है। तो ये सिंपल सा फैक्ट था। चलो नेक्स्ट, ये तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। अब यहाँ पर कुछ एक आध चीज और है, वो हम देखेंगे कि विचलन है ना, आपतित किरण का विचलन देखेंगे हम, प्रकाश किरण का विचलन देखेंगे हम। हम्म, प्रकाश किरण का विचलन। क्या विचलन समझ नहीं आ रहा तो अभी हम समझा देते हैं। देखो, ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है, इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी, सतह से टकराएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। ये हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पर अगर दर्पण नहीं रखते हम, अगर यहाँ पर दर्पण नहीं रखा हुआ होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे नहीं चली जाती। अगर यहाँ पर दर्पण नहीं रखा हुआ होता तो क्या ये प्रकाश किरण सीधी सीधी नहीं चली जाती है? तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण थी वो सीधी चली जाती, लेकिन दर्पण रखने की वजह से इस प्रकाश किरण का रास्ता मुड़ गया, ही वापस बेंड हो गई है। तो यहाँ पर ये अपने पथ से कितनी विचलित हुई है? ये जो प्रकाश किरण है अपने पथ से कितनी विचलित हुई है या फिर कितने डिग्री कोण पर विचलित हुई है, उसी को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रकाश किरण जो है, आपतित किरण है, उसका विचलन हुआ है। अब कितने कोण पर विचलन हुआ है उस कोण को हम डेल्टा बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ए ओ और बी, तो ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? चलो इसको स्ट्रेट बना देते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ी सी स्ट्रेट कम लग रही है, मैथ्स मैथ्स नाराज हो जाएगी, फिजिक्स के बिना मैथ्स कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर हमारी ये स्ट्रेट लाइन जो है वो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरीके से देखूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा क्या है? ये मेरा आपतन कोण है, ये मेरा परावर्तन कोण है, और जितना विचलन प्रकाश किरण का हुआ है उसको मैंने डेल्टा ले लिया है। मतलब, और एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जो समूह, जो सभी कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहां से अगर मुझे विचलन कोण पता करना हो तो विचलन कोण को मैं क्या लिख सकती हूँ? 180 माइनस एंगल आई और प्लस एंगल आर, ऐसे लिख लूं। माइनस का साइन मैंने, मतलब पूरा दोनों को मैं उठा करके लाई हूँ ना, तो मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया है। आप में से कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख रहे हो, तो वो भी सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो भी सही है। मैथ्स, बेसिक मैथ्स, उम्मीद करती हूँ इतना आपको पता है। अब यहाँ पर हमने परावर्तन के नियम से क्या पढ़ा था? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यहाँ पर हम आर के बराबर आई रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आर के बराबर आई रख देंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल आई। तो यहाँ पर जो हमारी आपतित प्रकाश किरण है उसका जो विचलन हुआ है, अगर वो विचलन आपको निकालना है तो आपको क्या कर देना है? आपको 180 में से, आपको 180 में से जितना आपतन कोण है उसका दुगुना
घटा देना है, तो यहाँ पर आपको विचलित ये पता लग जाएगा कि जो हमारी आपतित किरण है वो कितने कोण से विचलित हुई है। आपतित किरण का समतल दर्पण से विचलन कोण अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालोगे, 180 माइनस 2i, और i क्या है यहाँ पर, i बराबर आपतन कोण। ठीक है, आगे चलें। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना करके दे देगा कि कोई दर्पण है और उस दर्पण पर जो आपतन कोण है वो मान लो 30 डिग्री का है, तो बताओ जो हमारी आपतित किरण है वो कितने कोण से विचलित हुई है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, ये डेरिवेशन आपके नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए इसलिए मैंने बता दिया है। कोशिश करूंगी कि कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा बताऊं, लेकिन कोई लेंदी होगा तो उसमें फिर मैं आपको सिर्फ सूत्र याद कराऊंगी। यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, 180 माइनस 2i, तो कितना हो जाएगा, कितने कोण से विचलित हुई है, आई कितना दे रखा है 30, यहां पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 60 हो गया, और यहाँ पर जो हमारा विचलन कोण है वो कितना आ गया 120 आया है। तो अगर हमारी आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित हो रही है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो उस आपतित किरण का जो विचलन है अपने मार्ग से वो 120 डिग्री के कोण से वो विचलित हो गई है। ठीक है, आगे चले। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अब अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं, ये तो चलो एक दर्पण से कितना विचलन हुआ है ये हमें पता लगा है, एक दर्पण से कितना विचलन हुआ है ये हमें पता लगा है, ठीक है ना, ये तो हमें एक दर्पण से कितना विचलन हुआ है ये हमें पता लगा है। अब अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर दो दर्पणों द्वारा, दो समतल दर्पण द्वारा विचलन, यहाँ पर तो ये एक दर्पण द्वारा है, एक दर्पण द्वारा। अब मान लो कि यहाँ पर मेरे पास में दो दर्पण में रख देती हूँ, एक दर्पण ये रहा और एक दर्पण ये रहा, ठीक है। इन दोनों दर्पणों को मैंने थीटा कोण पर रख दिया है, कुछ भी कोण पर रख दिया है ना। तो यहाँ पर जो हमारी आपतित किरण आएगी वो आपतित किरण क्या करेगी, पहले आकर के इस M1 दर्पण पर टकराएगी, ये इसका हम अभिलंब बना देते हैं, और यहां से इस परावर्तित होकर के दूसरे दर्पण पर टकराएगी, फिर यहां पर भी हम अभिलंब बना देते हैं, फिर इसका यहां से वापस क्या होगा, यहां से इसका वापस, यहां से इसका, यहां से इसका वापस क्या हो जाएगा, यहां से वापस इसका परावर्तन होगा। अब जब वापस इसका यहां से परावर्तन हो रहा है तो यहां पर ये मेरी आपतित किरण थी, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना, ऊपर ये इंटरसेक्ट करेगा इसके साथ में, डायग्राम को थोड़ा हम नीचे बना लेंगे। ये हमारा पहला दर्पण M1, ये हमारा दूसरा दर्पण M2। अगर दो दर्पणों से किसी प्रकाश किरण का परावर्तन हो रहा है तो यहां पर जो हमारा विचलन होगा वो कितना होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये हमारी प्रकाश किरण है, ये यहाँ से आ रही है, इसका परावर्तन हुआ पहले दर्पण से, फिर ये दूसरे दर्पण पर टकराई और इसका पुनः परावर्तन हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी प्रकाश किरण है उसका विचलन कितना हुआ है, उसका विचलन हो गया है ये उसका विचलन हो गया है पूरा का पूरा। तो यहां से हम निकालेंगे कि कितना विचलन हुआ है। तो अगर दो दो दर्पण द्वारा, दो समतल दर्पण द्वारा अगर प्रकाश किरण का विचलन हो रहा है तो आप सूत्र क्या लगाओगे, डबल कर दो, 180 का डबल 360। अब अगर एक दर्पण द्वारा विचलन हो रहा है तो यहाँ पर आप आपतन कोण रखोगे, है ना, 2i, और अगर दो दर्पणों द्वारा प्रकाश किरण का आपको विचलन निकालना है तो आप यहाँ पर रखोगे 2 थीटा। इस चीज का ध्यान रखना, अगर दो समतल दर्पण वाला आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 2 थीटा लिखना है, और 2 थीटा क्या है, दर्पणों के मध्य कोण। थीटा बराबर क्या है, दर्पणों के मध्य जो कोण आपने रखा है उसको हम यहाँ पर 2 थीटा बोल रहे हैं ना, थीटा का मान है उसको डबल करके। तो अगर एक समतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरण का विचलन निकालना है तो डेल बराबर 180 माइनस 2
इंटू आपतन कोण। और अगर दो समतल दर्पण द्वारा आपको प्रकाश किरण का विचलन निकालना है तो 360 माइनस 2 थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, दोनों दर्पण के मध्य कोण है। आई होप इतना आपको क्लियर है। क्या हम आगे चलें? इतना क्लियर है तो क्या हम आगे चल सकते हैं? चलो आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट रह तो नहीं रहा है। हाँ, एक आप यहाँ पर केस ये याद रख लीजिए कि अगर आपने दो दर्पण को इस प्रकार रखा हुआ है, आपने दो दर्पणों को इस प्रकार रखा हुआ है कि जो प्रकाश किरण आई है वो आपतित होकर के वो जो परावर्तित, दोनों दर्पणों से परावर्तन के पश्चात जो हमारी परावर्तित किरण है वो आपतित किरण के अगर समांतर निकल जाए तो इस स्थिति में जो हमारा विचलन होगा वो समांतर हो रहा है भाई, एक दूसरे के समांतर निकल गई है। अब समांतर निकल गई है तो मतलब दोनों दोनों दर्पणों के मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। या फिर आप ऐसे बोल दो कि जब आप दो समतल दर्पणों को इस प्रकार रखते हो कि दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री का हो तो आपकी जो आपतित किरण है वो उसका विचलन कैसे होगा, आपकी जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण के समांतर निकल जाएगी, है ना। आपकी जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के दोनों जो है एक दूसरे के समांतर होगी। आपको यहाँ पर इतना सा याद रख लेना है कि अगर आपतित किरण, यहाँ पॉइंट में याद कर लोगे कि अगर आपतित किरण, देखो ये विचलन के लिए है ना कि किस प्रकार विचलित हो रही है, तो दो दर्पणों द्वारा विचलन के लिए आपतित किरण, अगर आपतित किरण समांतर है परावर्तित किरण के, परावर्तित किरण के, कब, दो समतल दो समतल दो समतल दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात भी लिख सकते हो, बाद भी लिख सकते हो, तो दोनों दर्पण के मध्य जो कोण होगा, दोनों दर्पण के मध्य जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों दर्पण के मध्य जो कोण होगा वो हमारा हो जाएगा थीटा बराबर 90। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे सीधा सीधा। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, पहले तो देखो हम थीम समझ लेते हैं फिर बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो हमें मालूम है कि ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा अभिलंब एन है ना। डॉट से नहीं बना रही हूं मैं इसको, या फिर डॉट से बनाऊं, चलो डॉट से बना देते हैं। ये हमारा अभिलंब, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण, ये नॉर्मल केस है। अब अगर मान लो ये समतल दर्पण अभी मेरा ऐसा रखा हुआ है ना 180 डिग्री पर, एकदम रैखिक रखा हुआ है। अगर इस समतल दर्पण को मैं थीटा कोण से घुमा दूं, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, थीटा कोण से घूर्णन करा दिया जाए या फिर घुमा दिया जाए, तो क्या होगा। तो परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण से घूमेगी, है ना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है इसीलिए बता रही हूं। तो यहाँ पर हमें पहले तो देखना है कि अगर मैं समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दूं, मान लो अभी ऐसा पड़ा है और येलो लाइन से बना रही हूं, मैं इसको अगर थीटा कोण से घुमा दूं ऐसे,
तो अभिलंब भी क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 की जो मेरा अभिलंब होगा वो भी मेरा थीटा कोण से घूम जाएगा। जो मेरा अभिलंब होगा, अगर मैं दर्पण को थीटा कोण से घुमाती हूं तो जो मेरा अभिलंब है वो भी मेरा थीटा कोण से घूम जाएगा। आपतित किरण में कोई चेंज नहीं है, आपतित किरण तो जहां से आ रही थी वहीं से आ रही है अभी भी, है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पहले मेरी अभिलंब यहाँ थी और अब मेरी अभिलंब यहाँ आ जाएगी, तो यदि मैं समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देती हूँ तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, यदि मैं समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देती हूँ तो पॉइंट नंबर 1, जो मेरा अभिलंब है, जो मेरा अभिलंब है वह भी थीटा कोण से घूम जाएगा, थीटा कोण से घूम जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। पॉइंट नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि जो हमारी परावर्तित किरण है वो कितने कोण से घूमेगी। देखो पहले ये जो था ना, पहले जो ये था ना, ये हमारा आपतन कोण था, है ना, और आपतन कोण अभी भी हमारा वही है। लेकिन अब जब मैंने परावर्तित आपतन, जब मैंने दर्पण को ही घुमा दिया है तो परावर्तित किरण जो है वो भी किसी और दिशा में चली जाएगी, जो परावर्तित किरण है वो भी किसी और दिशा में चली जाएगी। तो यहां आपको अगर पूछ ले, यहां अगर आपको पूछ ले कि अगर आप दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हो तो परावर्तित किरण कितने कोण से विचलित होगी, तो परावर्तित किरण जो है हमारी डेल बराबर 2 थीटा कोण से विचलित हो जाएगी। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी परावर्तित किरण है वो क्या होगी, परावर्तित किरण हमारी, भाई अब क्या हो सकता है कि परावर्तित जो किरण है हमारी ऐसे कहीं पे जा रही हो ना, यूं कहीं जा रही होगी। अब पहले ये थी, है ना, पहले ये थी और अब ये वाली हमारी परावर्तित किरण है। पहले ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी और बाद वाली रिफ्रैक्टेड रे हमारी ये है। तो कितने कोण से घूम जाएगी परावर्तित किरण, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। कितने कोण से घूमेगी, 2 थीटा कोण से। अगर मैं बोल रही हूं कि मैंने समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमा दिया है तो परावर्तित किरण जो है कितने डिग्री पर घूम जाएगी, मतलब या फिर परावर्तित किरण का कितने डिग्री के कोण पर विचलन होगा। तो 2 इंटू थीटा कर दो, 60 डिग्री के कोण पर यहाँ पर विचलन होगा। एक बार इसको नोट कर लेंगे हम, फिर हम आगे करेंगे। चलो आगे चले, आगे चले हम। आगे हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब निर्माण हम पढ़ चुके हैं, सारे पॉइंट हमने उसके देख लिए हैं। प्रतिबिंबों, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी हमने देख ली है। अब हम यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, देखो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो हमें समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले तो हमारे जो गोलीय दर्पण है उनका निर्माण कैसे होता है। तो गोलीय दर्पण कैसे बनेंगे, हम क्या करते हैं, कांच का खोखला गोला ले लेते हैं और उस कांच के खोखले गोले को इस प्रकार से कट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे, कांच के खोखले गोले को ऐसे कट कर दोगे। चलो दोबारा ही बना लेते हैं। यहाँ पर जब मैं कांच के खोखले गोले को ऐसे कट करूंगी, या फिर कहीं से भी, भाई एक खोखले गोले से एक दर्पण नहीं बनता है, एक खोखले गोले से बहुत सारे दर्पण बन जाते हैं। तो इस प्रकार जब मैं इनको कट कर लेती हूँ तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में छोटे छोटे पीसेज आएंगे, है ना, छोटे छोटे पीस आएंगे आपके पास में। इस तरीके के छोटे छोटे पीस आ जाएंगे आपके पास में, इस तरीके का आधे चंद्रमा जैसा, है ना, बहुत सारे पीस आएंगे। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों से क्या करेंगे, हम दर्पण का निर्माण करेंगे। दर्पण के निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सतह पर कलाई करनी पड़ेगी ताकि दूसरा जो पृष्ठ है हमारा परावर्तक पृष्ठ की भांति बर्ताव कर सके। तो यदि खोखले गोले से, एक कांच के खोखले गोले को काटने के बाद में अगर मैं उसकी अंदर की सतह पर, अगर मैं उसकी अंदर की सतह पर, यहाँ पर अंदर की सतह पर अगर मैं पेंट कर देती हूँ, अंदर की सतह पर अगर मैं पेंट कर दूंगी तो कैसा हो जाएगा, अंदर की सतह पर पेंट करने से ये ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा टिप इसका बड़ा है, कम कर लेते हैं। अंदर की सतह पर पेंट करने से
ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अंदर वाली सतह कैसी है? अंदर वाली सतह हो गई हमारी पॉलिश्ड सरफेस। अंदर वाली क्या है हमारी? कलई की गई है, तो ये पॉलिश्ड सतह है। और बाहर क्या है हमारी? बाहर हमारी परावर्तक सतह है। तो ऐसा दर्पण जिसका अंदर का भाग, जिसका अंदर के भाग पे कलई की गई है तथा उसका उभरा हुआ पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोल देंगे? ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोल देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो कि मेरे पास में और भी दूसरा टुकड़ा था। मैं क्या कर लूंगी? अब इस दूसरे टुकड़े के बाहर वाली सतह को, दूसरे टुकड़े के बाहर वाली सतह को मैं क्या करूंगी? कलई कर दूंगी। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा है? बाहर वाली सतह पर कलाई कर दी है ना? ये जो ब्लू कलर की ना, ये कलई को दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो अंदर वाली सतह है ये क्या है? परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह है। और बाहर वाली जो सतह है वो कैसी है? वो पॉलिश्ड सतह है। वो पॉलिश्ड सतह है। तो ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाली जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर धसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोल दूंगी मैं? ऐसे दर्पण को मैं अवतल दर्पण बोल दूंगी। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि जब हमें कांच के बड़े खोखले गोले को काटते हैं तथा उसके अंदर के पृष्ठ पर कलई कर देते हैं और उसका बाहर का उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोल देंगे। यदि हम उसी दर्पण के बाहर वाले पृष्ठ पर कलई कर देते हैं और उसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर धसा हुआ रहता है, तो जिस दर्पण का निर्माण होता है हम उसे बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण बना है। हमें क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ समझाऊंगी, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखो ये जो मेरे दोनों दर्पण बने हैं ये किसी बड़े खोखले गोले से बने हैं, है ना? ये जो मेरे दोनों दर्पण बने हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दोनों किसी ना किसी खोखले गोले से बने हैं। तो जिस भी खोखले गोले से ये बने हैं उस खोखले गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा। जिस भी खोखले गोले से ये दोनों दर्पण बने हैं उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जिस खोखले गोले से मेरे दोनों दर्पणों का निर्माण हुआ है, उस खोखले गोले का केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र जो है इन दोनों दर्पणों का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो गोले का जो केंद्र होगा वो क्या होगा? दर्पण का केंद्र कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। सिंपल। दर्पण के मान लो कि जो हमारा गोला है उसके केंद्र को हम सी से दर्शा रहे हैं, तो खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। इस चीज को अगर आप डायग्रामेटिकली समझना चाहते हो तो हम यहाँ पर इसको ऐसे समझ लेते हैं, तो छोटा कर देते हैं इसको, ताकि यहाँ पर ये जो हमारा दर्पण है ये किसी बड़े गोले से मिलकर के बना होगा। गोला तो कहीं से नहीं लग रहा है ये। थोड़ा रफ है ना? तो यहाँ पर जो मेरा ये दर्पण है ये किसी ना किसी खोखले गोले से मिलकर के बना होगा, और इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इस खोखले गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मेरे दर्पण की लंबाई है ना, ये मेरे दर्पण की लंबाई है mn। तो ये mn जो मेरे दर्पण की लंबाई है ना, उसको मैं क्या बोल दूंगी? दर्पण का द्वारक बोल दूंगी। दर्पण की लंबाई को क्या बोल दूंगी मैं? दर्पण का द्वारक बोल दूंगी। दूसरा पॉइंट क्लियर?
इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को मैं क्या बोल दूंगी? ध्रुव बोल दूंगी। इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को मैं क्या बोल दूंगी? ध्रुव बोल दूंगी। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक खोखला गोला है, जिस खोखले गोले से मैंने दर्पण को बनाया है, उस खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। दर्पण की जो भी लंबाई है उसको मैं दर्पण का द्वारक बोल दूंगी। mn जो भी हमारा कर्वेचर है उसका दर्पण का द्वारक हो जाएगा, एपर्चर जिसको हम बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह का जो सेंटर होगा, दर्पण के परावर्तक सतह का जो केंद्र होगा, वो मेरे दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। तो वो मेरे दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी मतलब जो असल में पास नहीं हो रही, हमने मान लिया है। तो यहाँ पर हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो C को P से जोड़ती है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो C को P से जोड़ रही है, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम मुख्य अक्ष बोल देंगे। उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम मुख्य अक्ष बोल देंगे। ठीक है। और ध्रुव की वक्रता केंद्र से जो दूरी होगी, ध्रुव की वक्रता केंद्र से जो दूरी होगी, ध्रुव की वक्रता केंद्र से दूरी को हम क्या बोल देंगे? ध्रुव की वक्रता केंद्र से दूरी को हम बोल देंगे वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर कहां लिखूं? ऊपर लिख देती हूँ ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसको मैं क्या बोल दूंगी? उसको मैं वक्रता त्रिज्या बोल दूंगी। टेंशन मत लो, आगे सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है और सिस्टमेटिक डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ सिर्फ हम समझ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी वो मेरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। तो C से P के बीच की जो दूरी है ना, उसे मैं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बोल रही हूँ। इतना क्लियर? आगे चलें। आप बोलोगे कि मैम फोकस तो बताई नहीं आपने, ना फोकस बताया ना फोकस दूरी बताई। तो आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, है ना, उस पे भी आ रहे हैं। वो थोड़ा अलग है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी को अलग तरीके से परिभाषित करना पड़ता है, उत्तल दर्पण से अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, देख लो कि वक्रता केंद्र में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व वक्रता केंद्र उस गोले की त्रिज्या व केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग था। मतलब दर्पण को जिस खोखले गोले से मैंने काटा है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी और उस गोले का जो केंद्र होगा, वो हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। सिंपल। ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु या फिर सेंटर या फिर मध्य बिंदु बोलेंगे, सॉरी केंद्र नहीं बोलेंगे ना। तो दर्पण के परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा, है ना, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम ध्रुव बोल देंगे। उसको हम P से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। नहीं बेटा, ये अच्छा मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष को हम बाद में देखेंगे। ये डेफिनेशन गलत लिखी है यहाँ पर। मुख्य है ना, ये गलत लिखा है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। करेक्शन करवा देती हूं मैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के केंद्र तथा त्रिज्या से होकर निकलने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य फोकस अलग चीज है। अच्छा, यहाँ पर मुख्य फोकस हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास में दो प्रकार के दर्पण हैं। पहला दर्पण है अवतल, दूसरा दर्पण है उत्तल। बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो पोल हो जाएगा। इस दर्पण को मैंने किसी केंद्र से काटा, किसी खोखले गोले से काटा होगा, उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर C और P से होकर के गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको मैं मुख्य अक्ष बोल दूंगी। अब देखो, जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी,
वो प्रकाश किरणें दर्पण से टकरा करके क्या होगा, दर्पण से टकरा करके उनका परावर्तन होगा। तो दर्पण से टकराने के पश्चात कौन सी प्रकाश किरणें, वह प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वह प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराएगी और उनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, और जिस बिंदु पर जाकर के वो मिलती है उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस बोल देंगे, मुख्य फोकस बोल देंगे। यहां हमारा अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के सामने ही आता है, वो दर्पण के सामने है। अब यहाँ पर आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है वो कैसा होगा, सदैव ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा। क्यों होगा वो चिन्ह परिपाटी में बताऊंगी, अभी याद कर लो, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है हमारा वो कैसा होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा। अब एक पॉइंट और, इसमें भी मार्क कर लो, इसने क्या बिगाड़ा है, इसका भी बता दो मुख्य फोकस। लेकिन इसके लिए मुख्य फोकस की जो परिभाषा है थोड़ी सी अलग है ना, थोड़ी सी अलग है। ये हमारा दर्पण का केंद्र जिसको हम दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जिसको हम P बोल रहे हैं, और इस दर्पण को हमने जिस भी गोले से काटा था उसका केंद्र इसका वक्रता त्रिज्या। पोल तथा वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोल रहे हैं, काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष बोल देंगे। अब भाई ये भी दर्पण है, इसने क्या बिगाड़ा है, इससे भी जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। पर मुझे एक बात बताओ, ये तो दर्पण है ना, ये तो दर्पण है, ये क्या करेगा, दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं उनको तो ये परावर्तित कर देगा। मतलब ये जो किरणें हैं ये इस तरीके से चली जाएगी, ये आएगी तो समांतर पर चली ऐसे जाएगी। ऐसे तो हमारी आंखें जब ये फैले हुए प्रकाश को देखती है ना, तो हमारी आंखों को लगता रही यार ये जो प्रकाश है ना किसी एक बिंदु से निकल करके आ रहा है। किस बिंदु से निकल के आ रहा है, तो हमारा दिमाग क्या करेगा, इन सारी प्रकाश किरणों को जोड़ने की कोशिश करेगा कि ये किस बिंदु से निकल कर आ रही है। और सारी की सारी प्रकाश किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो जाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर के मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। फिर उत्तल दर्पण का क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट और क्या याद रखेंगे कि जो हमारा उत्तल दर्पण है उसका मुख्य फोकस कैसा होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस धनात्मक होगा और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ऋणात्मक होगा। हमारा जो चलो उत्तल की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण से हम देख रहे हैं कि जो भी प्रकाश पुंज आ रहा है ये उसको फैला रहा है, तो प्रकाश पुंज को फैलाने वाले दर्पण को एक और नाम हम दे देते हैं। ये शैतान है ना, ये क्या कर रहा है, प्रकाश पुंज को फैला रहा है। तो जो दर्पण प्रकाश पुंज को फैलाता है उस दर्पण को हम क्या बोल देते हैं, उसे हम अपसारी दर्पण भी कह देते हैं। तो उत्तल दर्पण हमारा अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अवतल को देखो कितना अच्छा बच्चा है, सारी जो प्रकाश पुंज आ रही है उसको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है ना, एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है। तो ऐसा दर्पण जो समांतर आने वाले प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोल देते हैं, अभिसारी दर्पण बोल देते हैं। तो ये हमारा अभिसारी दर्पण हो गया। क्लियर, मजा आ गया, याद हो गया है ना, याद करते जाना है। अब जो यहाँ पर हमारे दर्पण की, हाँ और एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं कि ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है
सॉरी, हाँ, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कह देते हैं और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और यहाँ पर भी ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको मैं फोकस दूरी कह दूंगी। तो यहाँ पर मैंने वक्रता त्रिज्या पढ़ी थी, वक्रता त्रिज्या को मैं आर से दर्शाती हूँ, वक्रता त्रिज्या को मैं आर से दर्शाती हूँ और मुख्य फोकस को मैं स्मॉल एफ से दर्शाती हूँ। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, यही आपको यहाँ बताना है। तो कुछ नहीं भाई, वापस से बना लो, जितना ये क्लियर होगा ना उतने इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये ध्रुव, ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस, इस दूरी को आप आर बोल रहे हो और जो ये वाली दूरी है उसको आप एफ बोल रहे हो। तो ये जो हमारी फोकस दूरी है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इन दोनों के बीच में बस इतना ही रिश्ता है, इससे ज्यादा इनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, निभा भी नहीं पाएंगे आगे होगा तो भी। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिश्ता है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। जैसे तुम्हें पसंद आए वैसे याद कर लो। एक पॉइंट ही हो गया। नेक्स्ट, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी तो मैं बताऊंगी तुम्हें, पर ऐसे खुद से बना के बताएंगे। देखो पहले हम अवतल दर्पण को ले लेते हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही बनती है, प्रतिबिंब जो है ना उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही बनते हैं, और अवतल दर्पण छह अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, इसलिए अवतल दर्पण के रेफरेंस में बता देते हैं। ये हमारा दर्पण, देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो बच्चों आप अच्छे से बनाना, कंपास से, है ना, प्रकार की सहायता से बनाना, आप आपका अच्छा बनेगा। बोर्ड पे मैं प्रकार इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये मेरा दर्पण हो गया है, ये उसका ध्रुव हो गया है, और ये उसका मुख्य अक्ष हो गया है। मुख्य अक्ष को थोड़ा मुख्य फोकस पे ले आते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष को हम ध्रुव पे ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पर ये हमारा मुख्य फोकस। हमेशा बिंब को आप उल्टे हाथ की तरफ रखोगे, हमेशा जो बिंब है आपका वो दाहिनी ओर रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो मेन बड़े बड़े पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो हमारा बिंब जो है, बिंब जो है, बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी उसको आप यू से दर्शाओगे। और जो बिंब है ना आपका सदैव कहाँ रहेगा, बाईं तरफ रहेगा। जो बिंब है आपका सदैव दर्पण से बाईं तरफ रहेगा, बाईं तरफ रहेगा। तो जो बिंब की दर्पण से दूरी है वो सदैव कैसी होगी, जो दूरी है वो सदैव ऋणात्मक होगी। अभी मैं समझा भी दूंगी कि कैसे होगी, पर पहले पॉइंट्स याद कर लो और क्यों होगी वो मैं भी आपको बता दूंगी। तो ये सदैव ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के बन सकते हैं, है ना। हो सकता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, भाई प्रतिबिंब हमारे हाथ में नहीं है, बिंब को तो हम रख सकते हैं। अब जैसे जैसे तुम बिंब की स्थिति को बदलोगे वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति भी बदलती जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे ना, दो प्रकार के बनेंगे। या तो हो सकता है कि आभासी प्रतिबिंब बने, और आभासी प्रतिबिंब जो है ना वो हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं या फिर दर्पण के अंदर दिखता है। तो यहाँ पर जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर दिखाई देगा, मतलब जो प्रतिबिंब है वो हमें दर्पण के अंदर दिखेगा। मतलब आपका जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको आप v से दर्शाओगे। तो प्रतिबिंब अगर आपका आभासी बन रहा है तो आप प्लस v लोगे, और अगर प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो दर्पण के आगे बनते हैं, है ना। अगर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आप जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है उसको कैसा ले लोगे, ऋणात्मक लोगे। वस्तु की जो आपकी ऊंचाई होगी या फिर बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई या फिर बिंब का आकार, बिंब की ऊंचाई या फिर जो बिंब का आपका आकार है उसको आप h से दिखाओगे, और सदैव आपका ये धनात्मक ही होगा। क्यों, क्योंकि आप बिंब को तो हमेशा सीधा रखोगे ना, बिंब को हमेशा सीधा रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब है, जो आपका
प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पे हमारा जोर नहीं चलता है भाई। आप बिंब की स्थिति बदलोगे प्रतिबिंब बदल जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो दो प्रकार का बनता है। अगर आपका प्रतिबिंब आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो हमेशा सीधा होगा, और सीधा प्रतिबिंब होगा तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो भी हम धनात्मक लेंगे। और अगर आपका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव उल्टे बनते हैं। और अगर प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है तो उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ में लेंगे। ये मेन बात हो गई। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमारी ऋणात्मक होगी। ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं, दिख नहीं रहा होगा। और नहीं भी दिख रहा है तो आप पीछे वाली स्लाइड पे जाकर के मतलब थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा ध्रुव है ना, ओहो ये ध्रुव तो हमारा हिल गया है पूरा ही। ठीक है, ये जो हमारा ध्रुव है, इस ध्रुव को हम क्या मान लेंगे, ध्रुव को हम मूल बिंदु मान लेंगे। जो भी आप दूरी नापोगे दर्पण से, आप चाहे वस्तु की दूरी नाप रहे हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हो, तो उस दूरी को नापने के लिए आपके पास में एक मूल बिंदु होना चाहिए ना। वो मूल बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, वो मूल बिंदु हमारा हो जाएगा ध्रुव। तो आप जो भी आप दर्पण से दूरी नाप रहे हो वो इस ध्रुव के रिस्पेक्ट में या फिर ध्रुव के सापेक्ष नापोगे। अब यहाँ पर अगर आप जो दूरी नाप रहे हो, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने बिंब रख दिया है। ये बिंब आपने रखा है ए बी। अब अगर आपको बिंब की दूरी नापनी है ध्रुव से, अगर आपको बिंब की दूरी नापनी है ध्रुव से, तो ध्रुव से अगर आपको बिंब की दूरी नापनी है तो आपको ऐसे चल के आना पड़ेगा। ध्रुव से अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी नापनी है तो आपको ऐसे चल के आना पड़ेगा भाई, ध्रुव से बिंब तक चल के आना पड़ेगा इस दिशा में। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं मैम, दूरी नापने आए तो दूरी नापेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको जब बिंब की दूरी नापनी है ध्रुव से तो आपको बिंब की तरफ चल के आना पड़ेगा। तो यहाँ और जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो कैसी आती है, प्रकाश किरणें सदैव कैसी आएगी, प्रकाश किरणें आपकी आएगी सदैव इस दिशा में। प्रकाश किरणें हमेशा बिंब से आती है ना, प्रकाश किरणें आपकी सदैव बिंब से दर्पण की तरफ आती है। तो प्रकाश किरण की दिशा क्या है, प्रकाश किरण की दिशा है ये, प्रकाश किरण की दिशा है ये। तो प्रकाश किरण की दिशा में अगर आप कोई दूरी नाप रहे हो ना तो उसको आप धनात्मक लोगे। कैसे अभी बताऊंगी। और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में अगर आप किसी दूरी को नाप रहे हो और उस दूरी को नापने के लिए आपको प्रकाश किरण की दिशा से विपरीत दिशा में चलना हो, प्रकाश किरण आ रही है यूं, दूरी नापने के लिए आपको जाना पड़ रहा है यूं, तो क्या हो जाएगा, आप जो दूरी नापोगे ना फिर वो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण के साथ साथ में नहीं चल रहे हो तो फिर ऐसे ही होगा, आपको नेगेटिव बनना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप कोई सी चीज को, जैसे मान लो कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ बना है ना, दोनों के सापेक्ष हम देख लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बना है, क्या लिखा है मैंने, एक सेकेंड, आई फॉर इमेज है ना, और ये हमारा प्रतिबिंब बन गया है। तो अगर आपको प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी निकालनी है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, प्रतिबिंब की अगर आपको ध्रुव से दूरी निकालनी है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, है ना, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण की दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रकाश किरण की दिशा में किसी दूरी को नापोगे तो वो आपकी धनात्मक रहेगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम v से दर्शाते हैं, और अगर वो v हमारा कैसा बना है, आभासी बना है और सीधा बना है, तो जो हमारा v होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा धनात्मक होगा, क्योंकि उसकी दूरी आप प्रकाश किरण की दिशा में ही नाप रहे हो। अब आपका जो बिंब है उसकी दूरी नापने के लिए आपको प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में आना पड़ता है। भाई प्रकाश किरण तो यूं जा रही है, लेकिन अगर आपको बिंब की दूरी नापनी है तो आपको प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, यूं, है ना, पीछे की तरफ जा रही है। और अगर आपको प्रकाश किरण से दूरी नापनी है तो आपको विपरीत दिशा में आना पड़ रहा है। विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चलो दूरी तो मिल जाएगी, क्या होती है, बिंब की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हो तो वो दूरी हम कैसी ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे।
अब देखो, वैसे भी हमें पता है कि ये हमारा नेगेटिव एक्स अक्ष होता है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है, तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो। ऊपर जो होता है हमारा पॉजिटिव वाई अक्ष होता है और नीचे हमारा ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। तो किसी बिंब को आप सीधा रखोगे तो उसकी हाइट जो होगी प्लस एच हो जाएगी। और अगर मान लो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर आपका एच भी नेगेटिव हो जाएगा। आपका जो आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो भी ऋणात्मक होगा, और आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से वो भी ऋणात्मक होगी। और अगर आपका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी व सीधा बना है, तो यहाँ पर v का मान भी धनात्मक होगा और h डैश जो ऊंचाई है वो भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो आई थिंक चिन्ह परिपाटी अब क्लियर है। सेम टू सेम चीजें आपको ओबे करनी है। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कहाँ आई थी, दर्पण के आगे आई थी ना, दर्पण के आगे आई थी, यहाँ कहीं आएगी है ना। तो यहाँ पर आपको इस दूरी को नापने के लिए प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। इसीलिए जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो कैसी है, ऋणात्मक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ आई थी, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर जो हमारे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वो कैसी है, धनात्मक है। बस इतना ध्यान रखना है। बिल्कुल बेसिक से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता ना तो मैथ्स तो पढ़िए ना, मैथ्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है आपने, एक्स अक्षांश वाई अक्षांश, उस पर रख के देख लो तो भी समझ में आ जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी मूल ध्रुव बिंदु पी पर होना चाहिए, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। वस्तु दर्पण सदैव बाईं ओर होनी चाहिए। वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, ये दर्पण था और उसका बाईं ओर ये है ना, तो सदैव हम क्या करेंगे, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जो आप दूरी नाप रहे हो वो सदैव ऋणात्मक होगी, और दर्पण से दाईं ओर जो आप दूरी नाप रहे हो वो सदैव धनात्मक होगी। सब बता दिया मैंने। दर्पण की मुख्य अक्ष से ऊपर की, अगर आप मुख्य अक्ष से ऊपर ऐसे, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर अगर आप कोई दूरी नाप रहे हो तो क्या होगा, धनात्मक होगी। और ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे अगर आप कोई दूरी नाप रहे हो तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखो यहाँ पे 3-4 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम तो क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण ये ध्रुव, ये फोकस, ये कर्वेचर, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से लौट जाएगी। रूल नंबर 1 क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो हमारी प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण है, वो मुख्य अक्ष से होती हुई निकल जाएगी। अच्छा मैम, ये तो बात हो गई है अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण में कैसे बनाएंगे इसको, तो उत्तल दर्पण के लिए भी बना लेते हैं। ये हमारा पोल, इसका फोकस कहाँ आता है, इसका फोकस दाईं ओर आता है, इसका कर्वेचर भी इधर आता है। लेकिन जो प्रकाश किरण है वो सदैव बाईं ओर से आती है, तो ये ऐसे आई। अब इसको जाना तो यूं चाहिए था, पर ये यूं नहीं जाती है, ये लौट जाती है, क्योंकि परावर्तन हो रहा है ना, तो इस तरीके से लौट जाती है। तो हमारे दिमाग को क्या लगता है कि पीछे एफ से कहीं से निकल रही होगी। तो दोनों के लिए बता दिया। रूल नंबर 2 क्या है, देखो दोनों के लिए बना हुआ है ना। रूल नंबर 2 क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के केंद्र से होती हुई आ रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो वापस केंद्र से ही गुजर जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से केंद्र से होती हुई आ रही है तो दर्पण से, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, बेचारा ज्यादा ही गंदा हो गया है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो हमारी किरण है वो क्या करेगी, ये पोल, ये फोकस मेरा बना रही हूँ, अच्छा डायग्राम इधर बना हुआ है ना। तो ये क्या करेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो अभिलंब है वो कर्वेचर से होकर के निकलता है। गोलीय दर्पण का जो अभिलंब है वो उनके वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर आपतित होती है तो वो अभिलंब से ही वापस चली जाती है। तो गोलीय दर्पण में अभिलंब कहाँ आता है, कर्वेचर पर ही तो आता है, वक्रता केंद्र पर ही आता है। तो यदि कोई हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, मतलब वो अभिलंब पर ही आपतित हो रही है, और अभिलंब पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से ही जो आपका दर्पण है उसके अभिलंब से ही वापस उसी रास्ते से चली जाती है। सेम टू सेम यहाँ पर किसके लिए बन गया है, उत्तल दर्पण के लिए बन रहा है। तीसरा क्या है, यदि हमारी कोई प्रकाश किरण, अब तो ये छप गया होगा दिमाग में, यदि कोई हमारी प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, देखो डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है। ओहो, यहाँ दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं।
और दूसरा क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण, उत्तल दर्पण के लिए बना लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ध्रुव, फोकस, और ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, कर्वेचर। तो यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है ये इस तरीके से आ रहा है, अगर कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे निकल जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। दो रूल और है हमारे, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि तुम्हें दिख पाए डायग्राम। मेरी स्लाइड टेढ़ी हो गई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, एक सेकेंड, अब दिख रहा है ना। दो रूल और हैं, उसको मैं इधर बना देती हूँ, स्लाइड पर मत जाना, अब तो ये टेढ़ी हो गई है ना, पर हमें कंटेंट चाहिए। दो रूल और है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है तो जितना कोण आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच बन रहा है उतने ही कोण से जो हमारी प्रकाश किरण है वो परावर्तित हो जाती है। अभी दोनों के लिए सेम है, चाहे उत्तल ले लो चाहे अवतल ले लो, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका जो मुंह है वो उस तरफ हो जाएगा। तो अगर कोई आपकी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है तो जितने कोण से वो, जितना कोण बना करके वो ध्रुव पर आपतित हो रही है उतने ही कोण से वो पुनः लौट जाएगी। ठीक है, क्लियर, आगे चले, आगे चले, हम आगे चलेंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है, इतना सा है, 1 बटा फोकस दूरी बराबर 1 बटा बिंब की दर्पण से दूरी प्लस 1 बटा बिंब की दर्पण से दूरी। तो इसको आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन नहीं आता है। मैग्निफिकेशन, आवर्धन, आवर्धन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो मैंने आपको बता दिया ना कि एफ का मान कब ऋणात्मक होगा, अगर आपको अवतल दर्पण दे रखा है तो एफ का मान आप ऋणात्मक लोगे, उत्तल दर्पण दे रखा है तो एफ का मान आप धनात्मक लोगे। यू हमेशा आपका सॉरी यू जो है आपका सदैव ऋणात्मक ही रहेगा। वी आपका कब धनात्मक रहेगा, देखो दर्पण के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है, तो ध्यान से नोट कर लेना, इन चीजों को दिमाग में आ जानी चाहिए, बोलते क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा वी है, ये जो v का मान है ये कब धनात्मक होगा, जब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान धनात्मक, और बनने वाला प्रतिबिंब अगर वास्तविक है दर्पण के आगे बनेगा तो बनने वाले प्रतिबिंब का जो दूरी होगी ध्रुव से वो कैसी हो जाएगी, फिर ऋणात्मक ले लेंगे। और अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो एच डैश पॉजिटिव धनात्मक, और दर्पण उल्टा प्रतिबिंब अगर आपका उल्टा बन रहा है तो एच डैश जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आवर्धन का जो सूत्र है वो आपको ये दे रखा है, m बराबर माइनस का v बटा यू होना चाहिए। यहाँ पर आवर्धन का सूत्र जो है m बराबर माइनस का v बटा यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे आवर्धन के दो सूत्र हैं, या तो आप प्रतिबिंब की ऊंचाई का भाग दे दो बिंब की ऊंचाई से, और अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, आपको दूरी दे रखी है तो आपको ये चीज पुट कर देनी है, माइनस का v बटा यू, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ में। ये तो फॉर्मूले का पार्ट है, अगर v पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव पुट करना और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुट करना है ना, वो अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। यहाँ पर सूत्र का भाग है माइनस का चिन्ह, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और आपको आता जाएगा। तो यहाँ पर m बराबर माइनस का v बटा यू, अगर आप इन दोनों को जोड़ करके भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर m का मान बराबर है 1 के तो हमने क्या पढ़ा है, m क्या है, h डैश बटा h है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब का, जो हमारे प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब के आकार के बराबर है, अगर m का मान 1 है तो। अगर m का मान 1 से बड़ा आया है, 1 से बड़ा कब आएगा, 1 से बड़ा तो तब आएगा ना जब ऊपर वाला मान बड़ा हो और नीचे वाला मान छोटा हो, तभी तो 1 से मान बड़ा आएगा। भैया आप भाग दे रहे हो तो ऊपर वाली संख्या जब नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है तभी तो जो आपका आंसर है वो क्या आता है, तभी तो आपका आंसर 1 से बड़ा आता है। तो इसी प्रकार अगर आपका जो m का आवर्धन है वो 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका आकार बिंब की तुलना में बड़ा है। और अगर m का मान आपका, अगर m का मान आपका 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसका आकार जो है बिंब के आकार से छोटा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि अगर आपका प्रतिबिंब जो है
m के भाई जो मान है वो धनात्मक भी आ सकता है और m का जो मान है वो ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहां पर आपका सूत्र देखो h डैश बटा h, ठीक है, अगर आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वो उल्टा बनेगा, अगर प्रतिबिंब आपका उल्टा बना तो आप क्या करोगे, आपका जो h डैश का मान है वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, वो तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि प्रतिबिंब को तो हम हमेशा सीधा रखते हैं। तो अगर m का मान ऋणात्मक आ रहा है, मतलब आपका जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा। तो जो आवर्धन का चिन्ह होता है वो प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है, और आवर्धन का जो मान होता है वो ये बताता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बड़ा है, छोटा है या बराबर है वस्तु की तुलना में। तो यहाँ पर m का मान ऋणात्मक कब आएगा, जब हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा। इसको आप और कैसे, इसको आप एक चीज से और समझ सकते हो, देखो हमने ये पढ़ा है ना माइनस का v बटा यू, तो देखो ये तो सूत्र का ही भाग है। अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो वो दर्पण के आगे बनेगा, मतलब उसकी दूरी आप ऋणात्मक लोगे, है ना, जो भी मान होगा उसका। और जो आपके बिंब की वस्तु से दूरी है वो तो वैसे भी ऋणात्मक ही रहती है ना, तो ओवरऑल आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर नेगेटिव चिन्ह रह जाएगा, तो आपका मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो कभी भी अगर आपको m का मान ऋणात्मक दे रखा है तो आपको चिन्ह देख करके समझ जाना है दर्पण के केस में कि अगर मान ऋणात्मक है मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टी प्रकृति है। और अगर आपका m का मान धनात्मक आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है। अगर m का मान धनात्मक आ रहा है तो जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वो आभासी व सीधा बनेगा। एम आई क्लियर, सारे पॉइंट्स ध्यान रखते चले जाने हैं। ये हो गया कंप्लीट, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं, नोट कर लो इनको। अगर कुछ बच रहा है तो हम देख लेते हैं, हाँ इनके उपयोग बच रहे हैं, इनके उपयोग बच रहे हैं ना, उपयोग नहीं बताए हैं दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के उपयोग, समतल दर्पण जो है चेहरा देखने के लिए काम में आता है, बोले मैम दर्पण है तो चेहरा तो हम देखेंगे ही। तो बच्चों जो समतल दर्पण है वो चेहरा देखने के लिए स्पेशली कहीं कहीं पर काम आता है, जैसे नाई की दुकान पर वो आपका अवतल दर्पण रखता है, या फिर ब्यूटी पार्लर में जाती है लड़कियां, ऑफ कोर्स सभी जाती हैं, तो वहां पर वो जो चेहरा होता है ना उसको बड़ा दिखाता है। केसेस मैंने अभी पढ़ाए नहीं है, अभी पढ़ा देती हूँ मैं, यहीं पर अभी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के जब पास में, बहुत ज्यादा पास में जब आपका वस्तु रखा हुआ होता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, तो वो ठीक से देख पाते हैं कि हाँ दाढ़ी ठीक से बनी है कि नहीं बनी है, आईब्रो ठीक से बनी है कि नहीं बनी है, तो सारी चीजें। उसके अलावा, अच्छा ये गलत है ना, सॉरी, अवतल दर्पण का बोल रही हूँ मैं ना, तो ये दाढ़ी बनाने के मिरर में और सर्च लाइट वे सूर्य प्रकाश को फोकस करने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा अवतल दर्पण है वो क्या है, अवतल दर्पण हमारा अभिसारित दर्पण है ना, कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसका जो इस्तेमाल है हम सोलर कुकर में भी करते हैं। जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो अनंत मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जो हमारा अवतल दर्पण क्या करता है, उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो उसको हम सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं अवतल दर्पण। और जो दाढ़ी बनाने के लिए और पार्लर में जो भी मिरर यूज आ रहा है वो भी कहाँ पर है, अवतल दर्पण का ही बोला था मैंने, ठीक है। समतल दर्पण तो नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, और पेरिस्कोप बनाने के लिए भी हम समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण जो है, आपने देखा गाड़ी चलाते हो साइड में कांच लगा हुआ होता है, तो वो कौन सा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा बनाता है। और सड़क की जो लाइट होती है ना यहाँ पर, वहां पर यूज होता है परावर्तक के रूप में, ठीक। इतना हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, कि अवतल दर्पण को अगर आप जल में डुबोगे, अवतल दर्पण को अगर आपने जल में डुबो दिया है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। किसी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके पास में कोई पॉइंट बिल्कुल छोटी सी बिंदु है, तो अगर आपको उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको वो समतल दर्पण से ही मिलेगा। जब कभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो ये उल्टा ही होगा, और अगर प्रतिबिंब आपका आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब आपका सीधा ही होगा, बता दिया है मैंने। सभी वस्तुएं अपने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। अगर आप कोई भी वस्तु को देख रहे हो तो वो इसलिए ही देख पा रहे हो क्योंकि उसके पृष्ठ से उसका परावर्तन हो रहा है। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो आप मुझे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि प्रकाश की किरणें मुझ पर आपतित होकर के
परावर्तित होकर के कैमरे के लेंस में पहुंच रही है और फिर आप मुझे देख पा रहे हो, क्योंकि सामने तो नहीं हूं ना मैं आपके। अगर आप अपने सामने किसी वस्तु को देख पा रहे हो तो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि प्रकाश किरणें उस वस्तु पर टकरा रही है, फिर आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। अब जल्दी से हम देख लेते हैं जो हमारे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब को निर्माण को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो हम हमारी वस्तु रखेंगे ना, सबसे पहले जो हम हमारी वस्तु रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। हम जो वस्तु रख रहे हैं वो हमारी वस्तु हम रख रहे हैं अनंत पर। तो वस्तु अनंत पर जब हम रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, चलो देख लेते भाई क्या हो रहा है। दर्पण का प्रतिबिंब का निर्माण ही होगा और ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, पर कैसा बनेगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण के लिए देखना है, इसके 6 केस हैं, 6 याद रखने ना। ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। जो प्रकाश किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई हैं। अब इसको कहीं से भी ले लो, नीचे ऊपर से एक ही बात है ना। तो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के या फिर मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि मैं इसको छोटा करूंगी बाद में तो ये और छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो हमारा इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है एफ पर, है ना, फोकस पर। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बना है, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना है, आगे बन रहा है। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रकाश किरणों के वास्तविक मिलान से बन रहा है ना, वास्तविक मिलान की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। अब क्या है, हम क्या करेंगे, अब हम इस बिंब को खसका करके थोड़ा सा आगे ले आएंगे और अब जो है हम बिंब को कहाँ रख रहे हैं, अब हम बिंब को रख रहे हैं कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सी के परे। क्या करेंगे, हम बी को सी के परे रख देंगे। चलो भाई रख दिया है सी के परे, चलो सी के परे रखते हैं, क्या होगा, चांद के परे नहीं जाना, सी के परे ही रखना है, मतलब सी से पीछे, सी के पीछे कहीं। अभी अनंत पर पड़ा था, अभी सी के थोड़ा कहीं पीछे रख दिया है। तो ये ध्रुव, नाइंसाफी हो गई, इसका मैंने परावर्तक प्रश्न नीला बनाया तो इसका भी नीला ही बनाएंगे। बन गया, ये हमारा ध्रुव, ये फोकस, ये कर्वेचर। अब हम रख देते हैं हमारे पृष्ठ को, नहीं प्रतिबिंब, बिंब को, वस्तु को, अब हम रख देते हैं हमारे बिंब को सी से परे। एक प्रकाश किरण समांतर आएगी और फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण का क्या होगा, दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी यहाँ पर दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी यहाँ पर, वापस बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। दूसरी प्रकाश किरण जो हमारी आएगी वो यहाँ पर कर्वेचर से होती हुई आएगी और कर्वेचर से होती हुई वापस निकल जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए जो मेरी लाइन है थोड़ी सी बेंट हो गई है, आपको ध्यान रखना है, आपको स्केल का उपयोग करके ही बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है, जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, सी तथा एफ के बीच। प्रकृति कैसी है, बीच लिख दिया ना, बीच को मैंने, सी तथा एफ के बीच बना है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टी। और जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वो प्रतिबिंब जो हमारा बना है वो बिंब की तुलना में छोटा बना है ना, तो बिंब की तुलना में छोटा है। कितने हो गए, 2 तो कर लिए हमने, 3 और बाकी है ना।
तीसरी स्थिति लेंगे, तीसरी स्थिति में क्या कर देंगे, तीसरी स्थिति में हम हमारे बिंब को उठा करके और आगे ले आएंगे, बस यही चलता रहता है इसमें। चलो इधर भी जगह है ना, तो इधर बना लेते हैं। तीसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, बाद में छोटा कर दूंगी तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। तीसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, तीसरी स्थिति में हम हमारा जो प्रतिबिंब है उसको हम उठा करके कहाँ रख देंगे, प्रतिबिंब को हम सी पर रख देंगे। अब जब हम प्रतिबिंब को सी पर रख रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, प्रतिबिंब ही बनेगा। जब हम वस्तु को सी पर रख रहे हैं तो क्या होगा, जब हमने वस्तु को सी पर रख दिया है, मतलब वक्रता केंद्र पर रख दिया है, तो भी हमारे प्रतिबिंब का ही निर्माण होगा, कुछ स्पेशल तो नहीं बनेगा। बस ये है कि प्रकृति अलग हो जाएगी, प्रकृति नहीं, आकार अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने प्रतिबिंब को रखा है सी पर। प्रतिबिंब को रख दिया है मैंने सी पर। सी पर जब मैंने प्रतिबिंब को रखा है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर के वापस आ जाएगी। दूसरी में क्या है, दूसरी में हम ऐसा ले लें कि जो प्रकाश किरण है वो फोकस से होती हुई जा रही है। भाई रूल तो हमने ये भी पढ़ा था ना, आपकी इच्छा कोई सा भी इस्तेमाल करो आप। दूसरा रूल क्या ले लेंगे कि जो अरे एक तो ये मानती नहीं है, फोकस से होती हुई जा रही है तो क्या करेगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारी प्रकाश किरण है वो आ जाएगी। एक मिनट, हम पेंसिल रबड़ होता तो सही रहता। ठीक है, ये इस तरीके से चली जाएगी और जो प्रकाश किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर के निकल रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। तो ये रही। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है कि प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बन रहा है। दूसरा क्या है, वास्तविक व वास्तविक व उल्टा बन रहा है। और तीसरी स्थिति क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार है, जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के समान आकार का बना है, वस्तु के समान आकार का यहाँ पर बना है। सिंपल, दिख गया। भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं ना तुमसे, कुछ मिटा तो नहीं। नहीं। अब यहाँ पर हम फोर्थ केस लेंगे। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ केस में हम बिंब को उठा करके और आगे ले आएंगे। फोर्थ केस में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वस्तु है उसको हम कहाँ रख देंगे, सी तथा एफ के बीच। सी तथा एफ के बीच हमने वस्तुओं को रख दिया है, वस्तु को रख दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं, दिखेगा नहीं तो ना। तो यहाँ पर ये रहा दर्पण, ये रही मेरी मुख्य अक्ष, ये मेरा ध्रुव, ये मेरा फोकस, ये मेरा वक्रता केंद्र। रखो ऑब्जेक्ट को बीच में ही रखना है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो फोकस से होकर के निकल जाएगी। और जो प्रकाश किरण हमारी कहाँ से आ रही है, दूसरी वाली आप ये तो ले लो कि कर्वेचर से आ रही है, तो कर्वेचर से ही चली जाएगी, नहीं पर कर्वेचर वाली इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक सेकेंड, एक तो क्या है, टेढ़ी लग रही है ना, हाँ थोड़ी सी। अगर हमारी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर के निकल जाएगी, और अगर फोकस से होती हुई प्रकाश किरण आएगी तो क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। मुझे इसको वापस अंडू करना पड़ेगा क्योंकि बीच वाली जो लाइन है वो टेढ़ी बन गई है इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा केस क्या दे रही हूँ कि फोकस से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद में वो इस तरीके से चली जाएगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है, जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब बना है सी के परे, सी के परे बना है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक व उल्टा ही बना है। और तीसरा क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, वस्तु की तुलना में बड़ा है। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम,
नेक्स्ट केस देखेंगे हम। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, वस्तु को आप कहाँ रख दोगे, वस्तु को आप फोकस पर रख दोगे, वस्तु को आपका रख दोगे एफ पर रख दोगे। तो जब आप वस्तु को फोकस पर रखोगे तो क्या होगा, वस्तु को जब आप फोकस पर रखोगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। कैसा बनेगा चलो देखते हैं। तो फोकस पर मैंने बिंब को रख दिया है या फिर वस्तु को रख दिया है, कुछ भी बोल दो। प्रकाश किरण समांतर जाएगी और फोकस से पास होकर के आ जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या करेगी, दूसरी प्रकाश किरण कर्वेचर से होकर के जाएगी और कर्वेचर से ही वापस जो है वो लौट जाएगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें हैं ना, वो एक दूसरे के समांतर है। और ऐसा मानते हैं कि जो समांतर प्रकाश किरणें हैं वो अनंत पर जाकर के कहीं मिलती होगी। तो यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा अनंत पर। अब ढूंढते ही रहना है ना, कहाँ बन रहा है जाकर के ढूंढ लेना अनंत पर। दूसरा क्या है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है। और अब देखो अनंत पर जाकर के मिलेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आकार कैसा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा। बेटा हाथ से ड्रॉ करके क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको याद हो, है ना। मैं भी डायग्राम छाप सकती हूँ, वैसे भी एनडीए का पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको प्रतिबिंब निर्माण ड्रॉ करके तो बताना नहीं होगा। लेकिन जो केसेस बनेंगे ना, फिर उसमें से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ऐसे पूछ लेंगे कि अगर एक टॉर्च है, उसके परावर्तक पृष्ठ के रूप में हमारे अवतल दर्पण को ही इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके रीजन दे देंगे। तो उसका रीजन क्या होगा कि जो हमारा बल्ब है वो फोकस पर पड़ा हुआ रहता है और अवतल दर्पण से जब प्रकाश किरण फोकस से आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि टॉर्च की जो हमें लाइटें मिलती है ना, टॉर्च की जो किरणें हमें मिलती है वो एक दूसरे के समांतर पुंज के रूप में मिलती है। इसीलिए तो क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है। फिफ्थ वाला देखेंगे हम, सॉरी हाँ फिफ्थ वाला ना, गिनती गलत हो गई हमारी, है ना। फिफ्थ वाला, फिफ्थ तो हमने बना दिया है, फिफ्थ तो हमने बना दिया है। अब हम बनाएंगे सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या है, लास्ट केस है इसका ये। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वस्तु है उसे हम P तथा F के बीच रख देंगे, P तथा F के बीच रख देंगे। मतलब आप वस्तु को आगे खसकाए जा रहे हो, ठीक है, आगे वस्तु को खसकाए जा रहे हो। तो ये हमारा दर्पण है, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हमारा कर्वेचर। आप क्या कर रहे हो, आपने वस्तु को रख दिया है कहाँ पर, P तथा F के बीच। तो ये भी यहाँ पर भी समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के और फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा कि यहाँ पर भाई ये कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो इस तरीके से कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। अब ये जो प्रकाश किरणें हैं ये पीछे से ऐसी दूर होती जा रही है एक दूसरे से। स्केल्स का यूज करके बनाना, अच्छा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर इस तरीके से ये जो है दर्पण के पीछे जाकर के कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। और इस स्थिति में सिर्फ देखो, अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस के अंदर आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। तो जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी व सीधा। दूसरा क्या है, बड़ा बन रहा है। वस्तु के आकार में जो हमारा प्रतिबिंब बना, वस्तु के से कंपेयर करोगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है। और तीसरा कहाँ है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ केसेस थे। ये हमारे 6 केस हैं, ठीक है। जूम करके मैंने बता ही दिया था, आई होप दिख रहा होगा, और नहीं है तो जब मैं एक एक बना रही थी तो आप बैक करके वहां से देख सकते हैं। अब हम लास्ट देख लेंगे, दो चीजें हम और देख लेंगे इसमें। दो चीजें हम और क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, तो उसके दो ही केसेस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता नहीं, एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिया गया है। तो सबसे पहले तो आपकी जो वस्तु है वो कहाँ है, वस्तु आपने रखी है अनंत पर, वस्तु आपने रखी है अनंत पर। तो सेम ही केस है, जब भी आप वस्तु को अनंत पर रखो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे आपका वो दर्पण ही उल्टा रख दिया मैंने, रुको एक मिनट। बिंब को हमेशा आपको बाईं ओर रखना है ना, तो दर्पण ऐसे रखना पड़ेगा। चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, अगर आप अनंत पर वस्तु को रख रहे हो तो जो आपका प्रतिबिंब है वो सदैव फोकस पर ही बनेगा। कुछ भी ले लो भले आप, ये इसका ध्रुव, फोकस और कर्वेचर।
सबसे पहला तो क्या है कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और ऐसे लौट जाती है, पर हमें क्या लगता है कि वो फोकस से आ रही है। दूसरा क्या है कि जो प्रकाश किरण है वो हमारी कर्वेचर से आकर के कर्वेचर से टकराएगी और कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। एक और क्या है, हमने 4 केस पढ़े ना, तो आप कोई सा भी 2 इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अनंत वाले में तो आपको जब भी आपका वस्तु अनंत पर पड़ा होगा ना, तो आपको वही केस इस्तेमाल करना है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, वो एफ पर बन रहा है। आभासी बन रहा है ना, देखो दर्पण के पीछे है, तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और आकार कैसा है इसका, तीसरा पॉइंट जो है कि इसका आकार कैसा है, तो बिंदु आकार का बन रहा है या फिर अत्यंत छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है या फिर अत्यंत छोटा प्रतिबिंब यहाँ आपका बनेगा। क्लियर? अनंत पर तो रख दो, कभी भी आप कोई सा भी केस ले लो, लेंस का ले लो चाहे दर्पण का ले लो, अनंत पर अगर आप वस्तु को रख रहे हो तो आपका प्रतिबिंब जो है सदैव फोकस पर और छोटा ही बनेगा। दूसरा केस हम देखेंगे यहाँ पर, कहीं पर भी रख लो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख लो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में आप कहीं पर भी रख लो। देखो गलत बना दिया ना, फ्लो में यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमारा P आएगा, यहाँ पर हमारा F आएगा, यहाँ पर हमारा C आएगा। इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो। अब आप अनंत से ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो वस्तु को, अनंत व ध्रुव के बीच कहीं भी रख दो। फर्स्ट केस तो यही हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर आपकी प्रकाश किरण कर्वेचर से आकर के, मैं इसको सीधा ही बना रही हूँ ना, आप चाहो तो डॉटेड से बना सकते हो, कि अगर आपकी प्रकाश किरण कर्वेचर से आ रही है तो वक्रता केंद्र से आ रही तो वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाएगी। जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ मिल रही है, वो आपकी P तथा F के बीच में मिल रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, P तथा F के बीच। आकार कैसा है भाई, ये तो हमेशा छोटा ही बनाता है उत्तल दर्पण। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और प्रकृति कैसी है, आभासी व सीधा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ नहीं सारे ही पॉइंट्स हो गए हैं दर्पण से जुड़े हुए। तो यहाँ पर हमारा जो परावर्तन वाला भाग है दर्पण से जुड़ा हुआ, चाहे वो समतल दर्पण ले लो चाहे वो आप गोलीय दर्पण ले लो, तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी हमारा कंटेंट था वो यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन जो हमारी प्रकाशिकी है वो यहाँ खत्म नहीं होती है। अगले लेक्चर में हम इसके अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों को हम वहां पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, कनेक्टिविटी मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है। तो बच्चों मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।